Hello everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have not watched the previous videos, you can click on the I button given above. And today we are going to see the chapter Alcohol, Phenols and Ether, that is the topic number 11 from Maharashtra State Board Syllabus, Standard 12th, Alcohols, Phenols and Ether. We are already done with this chapter, and if you have missed these videos, you can click on the I button given above. And today we are going to discuss the exercise, the questions which are given at the end of the chapter in the textbook. So the first question is, choose the correct option. First one of that is, which of the following represents the increasing order of boiling points of 1, 2 and 3? So out of this, which has the greatest boiling point? So जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, जो लीनियर चेन कंपाउंड होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है. तो लीनियर चेन आप देख सकते हो फर्स्ट वाला, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा. और जो ब्रांच्ड होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं. तो सेकेंड और थर्ड जो है वो ब्रांच्ड है और फर्स्ट वाला अकेला लीनियर है, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट वाला का रहेगा. तो इस हिसाब से ऑप्शन ए और ऑप्शन बी कट हो जाते हैं, करेक्ट, क्योंकि ऑप्शन सी और डी में ही सिर्फ फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है. अब बात करें ब्रांच्ड में, तो ब्रांच्ड में है हमारे पास एक अल्कोहल और एक ईथर. तो अब इसमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, अल्कोहल का कि ईथर का? तो ऑफ कोर्स ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम है और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्योंकि अल्कोहल में होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो ईथर में एब्सेंट होता है, और इसकी वजह से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है. इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है. दैट इज़ द फर्स्ट, द लीनियर चेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है. फिर अल्कोहल या ईथर में ब्रांच वाले में देखेंगे तो अल्कोहल वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और सबसे कम ईथर का. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द बेस्ट रिएजेंट फॉर कैरिंग आउट फॉलोइंग कन्वर्जेशन? तो ये इसे आपको इसमें कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आपका बेस्ट रिएजेंट कौन सा है? तो LiLH4 क्या करेगा, रिडक्शन, मतलब वो LiLH4 रिडक्शन करना चाहिए. यहाँ पे तो कुछ नहीं है वैसा. H2PDC भी रिडक्शन करता है, तो डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और वाटर. अब देखो हम लोगों को ये दोनों रिएजेंट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये है रिड्यूसिंग रिएजेंट्स. हमें चाहिए ऑक्सीडेशन, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है यहाँ पे. ठीक है, तो अब यहाँ पे है एडिशन रिएक्शन. तो अब आप बात करोगे ऑक्सीडेशन का हो इससे, तो आप बात करोगे सिर्फ ये दो रिएजेंट के. बट जब आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या वाटर यूज़ करोगे, तब आपको प्रोडक्ट ये ना मिलके मिलेगा मोर सब्स्टिट्यूटेड एंड पे अल्कोहल, मतलब OH ग्रुप ऐसे वाले कार्बन को लगेगा जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन है या कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है. तो आपका OH ग्रुप आपको ऐसे वाले कार्बन को ज्वाइन करना है जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा. तो यदि आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इन वाटर यूज़ करोगे, तब आप एंड अप हो गई इस प्रोडक्ट के लिए. ठीक है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू मार्कोनिफ्स रूल. बट जब आप बोरेशन एंड डीबोरेशन करोगे, मतलब यह वाला स्टेप, तब आपको मिलेगा एंटी मार्कोनिस प्रोडक्ट. और एंटी मार्कोनिस प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट है आपका, ये वाला. तो आपका इसका आंसर है ये. सो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है. तो जब भी आप ये वाला ऑलिफिन यूज़ करोगे और उसके साथ B2S6 एंड H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH यूज़ करोगे, तो आपको लेस सब्स्टिट्यूटेड OH मिलेगा. मतलब आपका OH ऐसे वाले कार्बन को जॉइंट होगा जिसको ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच है, और ये फॉलो करेगा एंटी मार्कोनिस रूल. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट विल गिव आयोनिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑन रिएक्शन? तो आयोनिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, आयोनिक मतलब क्या, आपके प्रोडक्ट में होना चाहिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. ठीक है, तो ये कौन सा वाला जो रिएक्शन है जो ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करेगा जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट है? तो इन सब में आप देखोगे तो एक्चुअली यहाँ पे OH रिप्लेस हो जाएगा Cl से, मतलब आपको मिलेगा इथिल क्लोराइड. यहाँ पे भी आपको मिलेगा इथिल क्लोराइड, करेक्ट. यहाँ पे मिल जाएगा आपको अल्कीन,
बट सिर्फ ये वाला रिएक्शन है जहाँ अल्कोहल रिएक्ट होता है सोडियम मेटल के साथ और वो एंड अप होता है देने के लिए CH3 CH2 O negative Na positive, and this is the ionic product because you can see the positive and negative charge both, O negative and positive, और यहाँ पे मिलता है प्लस H2 गैस। तो सिर्फ फर्स्ट वाला रिएक्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट है विच इज द मोस्ट रेजिस्टेंट अल्कोहल टूवर्ड्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन अमॉन्ग द फॉलोइंग। इन अल्कोहल में से कौन सा ऐसा अल्कोहल है जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन अंडरगो नहीं करता, और आपको पता है इसका आंसर है टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल बहुत रेयरली ऑक्सीडेशन रिएक्शन अंडरगो करता है। तो पहला वाला है प्राइमरी अल्कोहल, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। सेकंड है सेकेंडरी अल्कोहल, वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। फोर्थ है सेकेंडरी अल्कोहल, वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। सिर्फ थर्ड है टर्शरी अल्कोहल जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन अंडरगो नहीं करेगा। और आपको पता होगा प्राइमरी अल्कोहल देता है एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल देता है कीटोन। नेक्स्ट, रेसिसिनॉल ऑन डिस्टिलेशन विद जिंक डज गिव्स। सो रेसिसिनॉल का स्ट्रक्चर क्या है, पहले हम वो ड्रॉ करेंगे और फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे कि जिंक के साथ रिएक्ट करके रेसिसिनॉल देता क्या है। तो जिंक डस्ट क्या करता है, बेसिकली फिनॉल में से OH निकाल देता है, करेक्ट, और उसे कन्वर्ट करता है बेंजीन में। तो जिंक डस्ट आपको फिनॉल को कन्वर्ट कर देगा बेंजीन में। तो है ये है रेसिसिनॉल जहाँ पे 2 OH प्रेजेंट होते हैं मेटा पोजिशंस पे, और जब आप इसे रिएक्ट करोगे जिंक डस्ट के साथ तो आप एंड अप होगे बेंजीन में, सिमिलर रिएक्शन टू फिनॉल। नेक्स्ट है एनिसोल ऑन हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड HI गिव्स। सो एनिसोल का स्ट्रक्चर है बेंजीन प्लस उस पर लगा रहेगा OCH3। तो ये है एनिसोल बेंजीन प्लस OCH3। तो आपको पता है जब भी आप ये वाले जो ईथर्स है उसे ट्रीट करोगे कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ तो क्या होगा, ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड क्लीव हो जाएगा और आपको मिलेगा फिनॉल प्लस अल्काइल आयोडाइड। तो आप यहाँ देखो कौन सा है ऐसा, ये है C ऑप्शन जहाँ मिल रहा है फिनॉल प्लस अल्काइल आयोडाइड, क्योंकि ऑक्सीजन और बेंजीन रिंग का बॉन्ड शॉर्टर बॉन्ड होता है इसलिए वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है और इसलिए वो क्लीव नहीं हो पाता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट एसिडिक कंपाउंड। इस सब में से सबसे लेस एसिडिक कौन सा है, B। क्यों ये सबसे कम एसिडिक है, इसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पे वो जो नेगेटिव ये वाला हाइड्रोजन है वो इजीली डोनेट नहीं कर सकता एज कम्पेयर टू अदर्स, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस है वो लेस स्टेबल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा कॉन्जुगेट बेस में और नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और ऊपर से जो CH3 है वो इंडक्टिव इफेक्ट थ्रू और भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज ऑक्सीजन पे बढ़ाएगा, और इसके वजह से क्या होगा, पहले से वो इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन और ये CH3 के मोर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से वो अनस्टेबल हो जाएगा, और इसका कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल है इसलिए वो ईजिली H+ नहीं देगा और इसलिए ये लेस एसिडिक है। तो सबसे लेस एसिडिक वो कंपाउंड होता है जिनमें OH के साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे है CH3 और इसलिए कम एसिडिक है। नेक्स्ट, द कंपाउंड इनकेपेबल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर इज। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए आपको एक हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है, एक हाइड्रोजन चाहिए आपके मॉलिक्यूल में जो एक हेट्रो एटम को अटैच हो, कोई भी हेट्रो एटम हो सकता है, वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर सल्फर। तो ये आपका हाइड्रोजन कोई भी एक हेट्रो एटम को अटैच हो और फिर साथ में एक हेट्रो एटम भी हो, ठीक है, उनमें से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर में से, और फिर मॉलिक्यूल आपका बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यदि हाइड्रोजन सिर्फ कार्बन को अटैच है तो वैसा वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है क्योंकि हाइड्रोजन अटैच है हाइड्रो एटम को, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, ठीक है। अब देखो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है पर वाटर के साथ पॉसिबल है क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन है और उसके साथ ये ऑक्सीजन बना देगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट अल्केन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता क्योंकि उसमें कोई हेट्रो एटम नहीं है और इसलिए इसका आंसर है B। नेक्स्ट क्वेश्चन, ethers are kept in airtight brown bottles because।
क्योंकि ईथर जब भी एयर के कांटेक्ट में आता है वो रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ बन जाता है परऑक्साइड, और परऑक्साइड बहुत hazardous होते हैं और एक्सप्लोजिव होते हैं, और इसलिए ईथर्स आर ऑक्सीडाइज ड्यू टू ऑक्सीडाइज टू एक्सप्लोजिव परऑक्साइड। और वो परऑक्साइड ना बन जाए इसलिए उन्हें ब्राउन कलर के एयरटाइट बॉटल में रखा जाता है कि वो लाइट और एयर के कांटेक्ट में ना आए, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब ना करे और परऑक्साइड में कन्वर्ट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईथर्स रिएक्ट विथ कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म एल्कोहल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर इन वन सेंटेंस और वर्ड। पहला क्वेश्चन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपीन गिव्स। सो दिस इज योर प्रोपीन, और अभी हाइड्रोबोरेशन करना है इसलिए B2S6 से ट्रीट करोगे, और क्या होगा, बोरिन लग जाएगा ऐसे वाले कार्बन को जिसको ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच है तो उसको लग जाएगा बोरेन, और हाइड्रोजन लग जाएगा ऐसे कार्बन को जिसको लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच है। और ऐसे आप रिप्लेस कर सकते हो इस बोरेन को, मतलब इस बोरेन को 3 अल्काइल ग्रुप से। तो देख सकते हो आप 3 अल्काइल ग्रुप से आप बोरेन को रिप्लेस कर दोगे। अब उसके बाद फर्दर आप ट्रीट करोगे H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, दैट इज ऑक्सीडेशन करोगे। ऑक्सीडेशन करते ही जो भी कार्बन को बोरिन लगा है वहाँ से बोरिन निकल जाएगा और वहाँ लग जाएगा OH। तो बेसिकली आपको OH लगाना है ऐसे कार्बन को जिसको मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच है, दैट इज एंटी मार्कोनिव्स रूल फॉलो करेगा ये रिएक्शन, कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट दैट इज OH माइनस, जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का वो ऐड होगा ऐसे कार्बन को जिसको मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच है, और ये फॉलो करेगा एंटी मार्कोनिव्स रूल। Next, write the IUPAC name of alcohol having molecular formula this which is resistant to oxidation. रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन होने के लिए आपको टर्शरी अल्कोहल ही चाहिए, क्योंकि सिर्फ टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन को रेजिस्टेंट होता है। तो आप यदि स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये वाले जो मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ सिर्फ एक ही अल्कोहल बन सकता है जो टर्शरी है नेचर में, और वो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लगा दोगे CH3, फिर यहाँ पे भी लगा दोगे CH3, क्योंकि सिर्फ यही अल्कोहल है जिसमें ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता और ये टर्शरी अल्कोहल है। ठीक है, तो बाकी सब इस मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो भी अल्कोहल बनाओगे प्राइमरी या सेकेंडरी ही बनेगा। तो ये हो गया आपका टर्शरी अल्कोहल, और टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन नहीं होता है। अब इसका आयुपेक नेम बताना है, तो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढिए 1 2 3, और सेकेंड पोजीशन पर मिथिल और OH दोनों है, तो लिखोगे 2 मिथिल प्रोपेन 2 ऑल। तो ये वाला अल्कोहल है जो टर्शरी है और वो ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। नेक्स्ट, राइट स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O। तो ऐसा कौन सा अल्कोहल है जो ऑप्टिकली एक्टिव है और उसका फार्मूला ये है, तो ये है वो अल्कोहल। क्योंकि आपको देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट ये वाला मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ जो मैंने अभी बनाया है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए जो सेंटर वाला कार्बन है उसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए। याद रखो, ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए जो सेंटर कार्बन रहेगा उसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए, बट यहाँ पे 3 ग्रुप्स एक जैसे हैं और एक डिफरेंट है, तो 4 के 4 ग्रुप्स डिफरेंट नहीं है, इसलिए ये अल्कोहल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो मुझे ऐसा वाला एक अल्कोहल ड्रॉ करना है जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप सेंट्रल कार्बन को अटैच हो, और वो ये है। तो आप देख सकते हो ये होल एक 1 ग्रुप है, ये हाइड्रोजन जो अटैच है वो सेकेंड ग्रुप है, ये OH अटैच है वो थर्ड ग्रुप है, और CH3 फोर्थ ग्रुप है। तो इस वाले सेंट्रल कार्बन को 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है और इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट नेम ऑफ इलेक्ट्रोफाइल यूज्ड इन कोलबेस रिएक्शन। कोलबे रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथिल अल्कोहल। इसके लिए आप मेरा वीडियो नंबर 3 देख लीजिए, उसमें मैंने पॉइंट वाइज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई पैरानाइट्रोफिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड दैन फिनॉल। इसके लिए भी आप वीडियो नंबर 3 देख लीजिए, वहाँ पे हमने 2 टाइप ऑफ अल्कोहल और 2 टाइप ऑफ फिनॉल को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया है, उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, राइट 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल एंड इथिल अल्कोहल। फिनॉल और इथिल अल्कोहल के प्रॉपर्टीज को डिफ्रेंशिएट करना है। तो फिनॉल
फिनॉल इज़ अ लो मेल्टिंग सॉलिड, पहले ही हमने डिस्कस किया है ये। फिनॉल क्या होता है, एक सॉलिड होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, बट इथिल अल्कोहल क्या होता है, लिक्विड। नेक्स्ट है फिनॉल इज अ वीक एसिड, फिनॉल में एक एसिडिक कैरेक्टर है, वो वीक एसिड है, बट इथिल अल्कोहल इज न्यूट्रल। ठीक है, इथिल अल्कोहल बट न्यूट्रल है। नेक्स्ट, फिनॉल रिएक्ट्स विद एक्वस NaOH टू गिव सोडियम फिनॉक्साइड। फिनॉल किसके साथ रिएक्ट करेगा, एक्वस NaOH के साथ, और वो क्या देगा, सोडियम फिनॉक्साइड। बट इथिल अल्कोहल एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा क्योंकि वो न्यूट्रल है, एसिड कैरेक्टर ही नहीं है। तो ये हो गया आपके 3 पॉइंट्स। नेक्स्ट, गिव द reagents एंड कंडीशन नेसेसरी टू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन से आपको बनाना है फिनॉल। तो क्लोरोबेंजीन व्हेन ट्रीटेड विथ NaOH एट 623 केल्विन एंड 150 एटमॉस्फेयर। देखो, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विथ NaOH 623 केल्विन एंड 150 एटमॉस्फेयर, तो बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। और जब सोडियम फिनॉक्साइड को आप एसिड से ट्रीट करोगे तब आपको मिलेगा फिनॉल। तो इस तरह से क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉल में। नेक्स्ट है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड जब NaOH के साथ ट्रीट होगा तब बनेगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, तो सोडियम बेंजीन सल्फोनिक एसिड ट्रीटेड विथ NaOH तो बनता है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। और वो जब फर्दर ट्रीट होता है NaOH के साथ तो बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। और सोडियम फिनॉक्साइड जब भी एसिड का ट्रीट होगा तो मिलेगा फिनॉल। तो यहाँ पे आपका रिएक्शन है एक्चुअली 3 स्टेप्स में और यहाँ पे 2 स्टेप्स में। तो यहाँ पे है बेंजीन सल्फोनिक एसिड ट्रीट विथ NaOH तो बनेगा बेंजीन सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। जो फर्दर ट्रीट होगा NaOH के साथ बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, और वो HCl के साथ ट्रीट होकर बनेगा फिनॉल। नेक्स्ट, गिव द इक्वेशंस ऑफ द रिएक्शंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम आइसोप्रोपिल बेंजीन। ठीक है, तो आइए है आइसोप्रोपिल बेंजीन और उससे आपको प्रिपेयर करना है फिनॉल। तो आइसोप्रोपिल बेंजीन को जब आप एयर के साथ ट्रीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ कोनएफ्थलीन तो आपको मिलता है क्यूमीन परऑक्साइड। ठीक है, ये है आपका परऑक्साइड। तो जब भी आप इसे ट्रीट करोगे O2 के साथ तो आपको मिलेगा परऑक्साइड। अब इस परऑक्साइड को आप डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करो तो ये बॉन्ड्स क्लीव हो जाएंगे और मिलेगा आपको फिनॉल प्लस एसीटोन। तो आपको मिलता है फिनॉल प्लस एसीटोन। नेक्स्ट, गिव अ सिंपल केमिकल रिएक्शन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड इथिल ब्रोमाइड। ये है आपका इथेनॉल और ये है इथिल ब्रोमाइड। तो इथेनॉल जब भी 2Na के साथ रिएक्ट करेगा तो हमने पहले ही देखा है इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि अल्कोहल जब भी सोडियम मेटल का रिएक्ट हो रहा है तो आयोनिक कंपाउंड बना रहा है, प्लस H2 गैस बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया आपका आयोनिक कंपाउंड। बट जब इथिल ब्रोमाइड ट्रीट होगा सोडियम के साथ तो ये है करेक्ट, यू आर करेक्ट, ये है ब्रूड्स रिएक्शन। और यहाँ पे हो जाएगा आपके 2 अल्कीन एक दूसरे के साथ कॉम्बाइन, मतलब अल्काइल ग्रुप कॉम्बाइन और बन जाएंगे अल्कीन विद डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 2NaBr। तो ये जब भी अल्कोहल के साथ सोडियम रिएक्ट होगा तो आयोनिक कंपाउंड बनेगा, और जब भी अल्काइल ब्रोमाइड के साथ सोडियम रिएक्ट होगा तब अल्केन बनेगा। नेक्स्ट, an ether with formula C5H12O when heated with excess of hot HI produce 2 alkyl halides। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला का ईथर है। जब वो एक्सेस HI के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 2 अल्काइल हैलाइड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब ये समझ गए। उसके बाद जो अल्काइल हैलाइड फॉर्म हो रहे हैं दोनों, उनको हाइड्रोलिसिस किया जा रहा है। ठीक है, तो जो भी अल्काइल हैलाइड फॉर्म हो रहे हैं उनको OH में कन्वर्ट किया जा रहा है और मिल रहा है कंपाउंड B एंड C। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन ऑफ बी वाला जो ऑक्सीडेशन होता है वो देता है एसिड। मतलब बी कौन सा अल्कोहल होना चाहिए आपका, बी होना चाहिए प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल देता है एसिड। और फिर ऑक्सीडेशन ऑफ सी गिव यू कीटोन, मतलब सी कौन सा है आपका, सेकेंडरी अल्कोहल। तो आपको बी और सी ऐसे बनाना है कि बी में सिर्फ प्राइमरी ग्रुप्स प्रेजेंट हो और सी में सेकेंडरी, क्योंकि बी दे रहा है प्राइमरी अल्कोहल, दे रहा है एसिड, और जो आपका सी है वो है सेकेंडरी अल्कोहल, इसलिए दे रहा है कीटोन। अब आपको बताना है स्ट्रक्चर ABCDE। तो ये देखो आपका ये ईथर है विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से मैं बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकती हूँ ईथर का, बट मैं यही वाला स्ट्रक्चर चूज कर रही हूँ क्योंकि ये स्ट्रक्चर जब HI के साथ ट्रीट हो रहा है तब वो क्लीव होके मुझे दे रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिल रहा है मुझे अल्काइल, एक्चुअली आयोडाइड मिलेगा, नॉट ब्रोमाइड, यहाँ पे अल्काइल आयोडाइड मिलेगा क्योंकि मैंने HI के साथ ट्रीट किया है।
इसलिए मुझे मिलेगा यहाँ पे अल्काइल आयोडाइड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल आयोडाइड, ठीक है। और उसको जब मैं ट्रीट करूँगी NaOH के साथ, दैट इज हाइड्रोलिसिस करूँगी, तो आई रिप्लेस हो जाएगा OH से, यहाँ पे भी आई रिप्लेस हो गया OH से, ये दोनों अल्कोहल बन गए। अब प्राइमरी अल्कोहल को जब मैं ऑक्सीडेशन कर रही हूँ तो मिल रहा है एसिड, और सेकेंडरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कर रही हूँ तो मिल रहा है कीटोन। इसलिए मैं कंफर्म हो गई कि मेरा यही ईथर है, क्योंकि मैंने इस फार्मूला से बहुत सारे ईथर बनाए, उस ईथर को मैंने अल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट किया और उसको हाइड्रोलिसिस करके बहुत सारे अल्कोहल्स बने। बट सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर है जो मुझे कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल दे रहा है, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल ही सिर्फ एसिड दे सकता है और सिर्फ सेकेंडरी अल्कोहल ही कीटोन दे सकता है। इसलिए मुझे ऐसा ही ईथर चाहिए जो क्लीव होके प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल ही दे सके, ठीक है। तो ये हुआ आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो बेसिकली आपने ये ईथर बनाया है, उसे HI के साथ ट्रीट किया है, वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल आयोडाइड दे रहे हैं, और उन्हें जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो अल्काइल आयोडाइड कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में, और जब अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो मिलेगा एसिड, और क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है, और जब सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो मिलेगा कीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर, पहला 3-मिथॉक्सीहेक्सेन, तो पहले हेक्सेन लिख लो 6 कार्बन, देखो यहाँ पे होगा CH3, ठीक है। मैंने ये कंडेंस फॉर्म में ड्रॉ किया है, आप फुल स्ट्रेच फॉर्म में कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख लोगे CH3 CH2 CH, तो पहले आप हेक्सेन बेसिकली लिख लोगे। अब यहाँ पे भी है CH2, यहाँ पे भी है CH2, और यहाँ पे है CH3, और आपके थर्ड कार्बन पे होना चाहिए मिथॉक्सी ग्रुप, दैट इज OCH3, और यहाँ पे देख सकते हो थर्ड कार्बन पे OCH3 है, ये मिथॉक्सी, सो दिस इज 3-मिथॉक्सीहेक्सेन। नेक्स्ट है मिथिल विनील ईथर, तो ये है आपका मिथिल, ठीक है, और ये है आपका विनील, और ये ऑक्सीजन से ज्वाइंट है इसलिए ईथर, तो मिथिल, ये होता है विनील, और ये है ईथर। नेक्स्ट 1-इथिल साइक्लोहेक्सेनॉल, तो है साइक्लोहेक्सेनॉल, ये है आपका साइक्लोहेक्सेन, और 1 पोजीशन पे है इथिल और OH दोनों, इसलिए 1-इथिल साइक्लोहेक्सेनॉल, सो दिस इज 1-इथिल साइक्लोहेक्सेनॉल। नेक्स्ट है पेंटेन 1,4-डायोल, तो आपको पेंटेन ड्रॉ करना है 5 कार्बन्स के साथ, करेक्ट, तो आप पेंटेन ड्रॉ कर लो, 1 देखो, 2 3 4 5, तो ये हो गया आपका पेंटेन, और आपको 1 और 4 पोजीशन पे OH लगाना है, तो ये हो गया पेंटेन 1,4-डायोल। नेक्स्ट है साइक्लोहेक्स 2-in-1-ऑल, तो ये हुआ आपका साइक्लोहेक्स, और ये हुआ 1 ऑल एंड 2 इन, तो ये है आपका स्ट्रक्चर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। तो ये आपके सारे स्ट्रक्चर से, वीडियो पॉज करो और नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट, राइट आयुपेक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग, तो पहले का, तो इसमें नंबरिंग दोगे आप यहाँ से, ऑफ कोर्स, क्योंकि OH यहाँ पे है और फंक्शनल ग्रुप का कम नंबर होता है, तो आप नंबरिंग दोगे तो आपको मिलेगा कि ये 5 कार्बन का साइक्लो चेन है, इसलिए हुआ साइक्लोपेंटेनॉल, और 1 पोजीशन पे मिथिल है, सो इट इज 1-मिथिल साइक्लोपेंटेन, एंड OH है इसलिए ऑल। नेक्स्ट, अब वापस आपको नंबर देना है, ऐसे नंबरिंग देना है कि 2 OH है, करेक्ट, तो कोई भी OH को सबसे लोएस्ट नंबर मिले, तो यही एक नंबरिंग पॉसिबल है कि ये OH को लोएस्ट नंबर मिल रहा है, करेक्ट, तो ये 1 2 ये 3 ये 4 कार्बन का चेन है इसलिए ब्यूटेन है, 1 और थर्ड पोजीशन पे OH है इसलिए डायोल है, और 2 मिथिल है, तो देखो 2 मिथिल, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे मिथिल है, 4 कार्बन का चेन है इसलिए ब्यूटेन, 1 और थर्ड पोजीशन पे OH है इसलिए डायोल। नेक्स्ट ये है, तो देखो ये है फिनॉल, तो इसका पेरेंट कंपाउंड तो फिनॉल है, और फिनॉल के सेकेंड पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है इसलिए हो गया 2-नाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट ये वाला है, तो आप इसको नंबरिंग यहाँ से शुरू करोगे, और जब आप पूरा नंबरिंग दोगे तो आपको मिलेगा 6 कार्बन का चेन, तो ये हो गया 6 साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन का रिंग चेन है तो साइक्लोहेक्सेन, और फर्स्ट पोजीशन पे OCH3 है इसलिए मिथॉक्सी। यहाँ 1 2 कुछ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप OCH3 को कोई भी पोजीशन पे ड्रॉ करो स्ट्रक्चर सेम है, क्योंकि और दूसरा कुछ ग्रुप ही प्रेजेंट नहीं है, सो इट इज़ मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। सो that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any suggestion, any comments, you are free to do that on AskYaDoubt04
gmail.com. If you have liked my video, please give me a thumbs up. And if you have any doubts, you can ask even in the comment box. Before departing, the body achieves what the mind believes. And that's all for today. Thank you. Stay tuned.